प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद
शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी, इस जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45.5 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 43 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खरा उतरना ही होगा। और इस से एक बार में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है चुनाव के प्रति, हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों, वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से पूरे प्रदेशवासियों का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार, भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम। गाना चलाओ। थी भारत माता की जय से और जय श्री राम के नारे से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सत्ता वापसी कर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जिसमें वो उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सत्ता वापसी का 30 साल का रिकॉर्ड, बतौर मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति का वापसी करना, ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ इस बार अपने चेहरे के साथ बीजेपी को यहां सत्ता में ला रहे हैं। लाल अबीर से उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहा दिया है, लेकिन ये जीत है और इस जीत का जश्न है जिसकी मिठास में इस वक्त होली खेलते हुए आपको दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। 21 साल की उम्र थी जब अपने परिवार को छोड़कर महंत अवैधनाथ के ये शिष्य बन गए थे और उसके बाद से धीरे धीरे उनकी राजनीति में ये सक्रिय हुए, उनके लिए कैंपेन करने लगे 1996 में। फिर खुद इनको उत्तराधिकारी घोषित किया महंत अवैधनाथ ने, खुद चुनावी मैदान में उतरे, सांसद बने और उसके बाद पिछली बार जब चुनाव जीती बीजेपी प्रचंड जनादेश के साथ मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो इन्हें मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ये पहली बार फिर से सत्ता वापसी कर रहे हैं। शरद प्रधान जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से 3 लाइन 3 पॉइंट, क्या है योगी आदित्यनाथ का वो एक्स फैक्टर जो उन्हें इस सीट पर दोबारा सत्ता वापसी करने के लिए जनता का समर्थन दिला पाया? मुझे लगता है कि एक तो उनका सबसे जो महत्वपूर्ण है वो उनका भगवाधारी होना, उनकी उसी कारण से उनकी जो उनका व्यक्तित्व है वो एक अलग है, जो कि किसी के पास, जो किसी ने कोई भी नहीं कर पाया उस तरीके का। और उनकी फॉलोइंग जो है वो भी उस वजह से मंदिर के कारण बहुत ज्यादा रही है। एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये भी एस्टैब्लिश किया कि वो बहुत ही सख्त व्यक्ति हैं और उनका जो उन्होंने अपने आप ही स्वयं अनाउंस किया कि उनकी बुलडोजर इमेज है, वो मुझे लगता है वो भी काफी कारगर साबित हुई है इस चुनाव में, ये मैसेज देने में कि वो कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते थे। और जैसे उन्होंने उनका ये क्लेम था कि उन्होंने सारे क्रिमिनल्स को, वो कहा करते थे कि भाई या तो क्रिमिनल्स मेरे राज में भगवान को प्यारे हो जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे। जीत की मिठास में देखिए ये दूरियां भी कम होती दिख रही हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ, खूब मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है। 3 पॉइंट में जो आपने अपने पोल में देखा, जो आपने अपने एग्जिट पोल में देखा, लोगों से बातचीत की, 3 पॉइंट 3 लाइन में क्या है उनकी यूएसपी, एक्स फैक्टर योगी आदित्यनाथ का? देखिए अंजना जी, कोई भी सरकार हो यदि वो रिपीट करती है, एंटी इनकम्बेंसी को बीट करती है, तो उसका एक ही मतलब होता है, वो है परफॉर्मेंस। जिस वजह से उस कुर्सी पे उनको पिछली बार बिठाया गया। आप इनके भगवा कपड़े वाले रिमार्क से सहमत नहीं है, मुझे लग रहा है। भगवा कपड़े वाले रिमार्क से आप लेकिन परफॉर्मेंस पिछली बार इनकी कौन सी थी? नहीं, तो पहली बार आए थे, बने थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस वापसी, एंटी इनकम्बेंसी को जब बीट करें आप, कोई भी सरकार रिपीट हो, कोई भी सरकार हो, तो उसका एक ही मतलब और केवल एक मतलब है परफॉर्मेंस। जिस कुर्सी पे जनता ने आपको पिछली बार बिठाया था उसको आपने किस तरह से निर्वहन किया, उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं। मोदी जी का तो सबसे बड़ा शेयर है, आप ये मानिए इस बात को। लेकिन उसके पहले मोदी जी ने जो भी योजनाएं बनानी है और जनता तक पहुंचनी है, उसको राज्य सरकार के पैरों के ऊपर चल के डिलीवरी होनी है। ये विपक्ष ने कई बार कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को साइड में पीछे छोड़ गए, वो निकल गए, वो पैदल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें डाली उनके साथ, कभी उनके कंधे पे हाथ, उसके बाद क्योंकि ये दरार पैदा की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कहा था यूपी और योगी, उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही है उपयोगी, और ये उन्होंने साबित किया। ये ऐसे प्रधानमंत्री जब जाते थे, ये उसके बाद नहीं हुआ, उसके पहले से जानते थे, जिसमें हम लोगों ने कई बार चलाया कि आज 16 बार योगी का स्टेट से नाम लिया, आज 18 बार योगी का स्टेट से नाम लिया, क्योंकि हमेशा से कहा जा रहा था कि फ्रिक्शन है दोनों के बीच में। लेकिन उपयोगी पीएम ने कहा, उन्होंने हर मंच पर योगी आदित्यनाथ के काम को सराहा और एक जो पूरी टीम वहां पर दिख रही है वो आप देख रहे हैं। 21 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़कर वो गए थे महंत अवैधनाथ के शिष्य बनने, लेकिन उसके बाद से राजनीति में सक्रिय हो गए। और ये भी बात सच है कि उनकी एक छवि बनी, ब्रांड योगी आदित्यनाथ क्या है, तो एक सख्त व्यक्ति के रूप में उनकी हिंदू युवा वाहिनी की उन्होंने शुरुआत की थी।
गायों को, गौ माता के संरक्षण के लिए उन्होंने बनाया था। और कई बार उनके कुछ कट्टर बयानों का भी जिक्र आता है, लेकिन इन सब से उनकी एक छवि बनी, संघ का भी साथ मिला, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल के कार्यकाल के बाद इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर बुंदेलखंड, हर जगह पर पीएम पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा था। आपको एक चेहरा दिखाना था जिसके दम पर आप वहां पर चुनाव जीतते, और योगी आदित्यनाथ वो चेहरा यूपी में साबित हुए हैं, ये साफ दिख रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सांसद, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच खबर यह भी आ रही है 6:30 से 7 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स राजधानी दिल्ली में, जहां पर जीत का जश्न यहां पर भी मनाया जाएगा, क्योंकि 4 राज्यों में जीत की बात है, जिसको लेकर अब देखिए बीजेपी वहां 20 पर पहुंच गई है, एक उसे और चाहिए। तो गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो और उत्तर प्रदेश रहे, 4 राज्यों की जीत। और इस तरह की जीत मनाने में आपने हमेशा देखा होगा बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त रौनक कर दी जाती है। ये जल्दी से आपके पास आते हुए प्रदीप गुप्ता जी, महिलाओं के भी फेवरेट बन गए। अगर वाकई महिलाओं ने इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया है बीजेपी के लिए, जिसका जिक्र अभी तक हो रहा है, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, सर्वे में भी आया, राशन, प्रशासन और महिलाएं, ये 3 मुख्य वजह हैं। अब राशन और प्रशासन, जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो उसमें प्रशासन भी एक गवर्नेंस का हिस्सा है, वो भी एक डिलीवरी है। और इन दोनों चीज के लिए, राशन हो, प्रशासन हो या योजनाएं हो, उसका मुख्य बिंदु जो है, सबसे बड़े लाभार्थी जो है, 80 से 90% योजनाओं का मुख्य लाभार्थी महिलाएं हैं। और महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के वोट किया। एसपी के मुकाबले बीजेपी को 16% ज्यादा वोट किया, जबकि पुरुषों ने 4% वोट किया। ये हमारे सर्वे में आया और ये रिजल्ट में तब्दील हुआ। ये क्यों हुआ फिर शरद प्रधान जी? इसके पीछे तो काम ही है ना। नहीं, इसके पीछे दोनों चीजें हैं। देखिए कई बार ये भी होता है, मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा उनके काम को, लेकिन साथ साथ उनके साथ जो पब्लिसिटी मशीनरी थी, जिसपे उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, 650 करोड़ 6 महीने के बजट में प्रोविजन था पब्लिसिटी का। देखिए उससे फर्क पड़ता है, पब्लिक के ऊपर बहुत इसका असर पड़ता है। आप किसी चीज की बमबारी कर रहे हैं अगर किसी सूचना की, और दूसरा उसको काउंटर नहीं कर पाता है, ये ठीक है। मेरा मानना यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि साहब हर जो सरकार होती है, इनकम्बेंट सरकार, आपको नहीं लगता पिछला बजट उठा के अखिलेश सरकार का भी देखेंगे तो वो पाएंगे कि इसके इर्द गिर्द 100 करोड़ का बजट कभी नहीं देखा मैंने, कई बजट देखे। देखिए एक चीज और भी है, ये मैं मानता हूं, प्रमोशन पैकेजिंग जो होती है, जब तक प्रोडक्ट में दम नहीं हो तो आप पैकेजिंग क्या करेंगे उसको, वो कोई काम नहीं आता। आप कितनी ही उसमें लाग लपेट कर दीजिए, वो पैकेजिंग कोई काम नहीं आती जब तक की डिलीवरी नहीं हो। आप ये मान लीजिए सर, जो कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी गर्म करने थोड़ी बैठता है, को बहुत मैग्नीफाई करना, हाँ मशीन इससे फायदा उठता है। नहीं, पिछली बार क्या अखिलेश यादव ने ये नहीं दिखाया था कि उन्होंने बहुत काम किया है, और उन्होंने भी काफी प्रचार प्रसार किया था। हम लोगों ने भी गोमती रिवर फ्रंट से इतने सारे शोज किए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक रिकॉर्ड है शरद प्रधान जी, जहां पर क्रेडिट ड्यू है वहां पर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड रहा है, वो नई सत्ता वापसी करते हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है, जनता ने योगी जी के भय और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन पर अपनी मुहर लगाई है। बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है ये बताने के लिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की ये जीत है। यूपी में बीजेपी की भव्य जीत, प्रदेश, गांव, गरीब और किसानों की पीएम मोदी जी के गरीब कल्याण में विश्वास की जीत है। जनता ने योगी जी के भय और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन पर अपनी मुहर लगाई है। ये अमित शाह गृह मंत्री ने भी वहां पर ट्वीट करके अपनी बात कही है। तो एक चीज बता दूं, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ एक बार जुड़ गई है। मैं आ रही हूं आपके पास शरद जी। सुप्रिया श्रीनेत जी, बड़ी जीत है और जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में इस डबल इंजन ने बनाया है। आप भी मानती हैं ऐसा? जीत होती है, छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे कोई गुरेज नहीं कहने पे जो जीता वही सिकंदर। लेकिन असलियत ये भी है अंजना जी की इस जीत के पीछे, मैं इसमें भी नहीं जाऊंगी कि क्या पब्लिसिटी पे खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब बेमानी बातें। आज अगर जनता ने अपना आशीर्वाद भाजपा को दिया है और किसी और को नहीं दिया तो उस जनमत का हम सबको स्वागत करना होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि अगले 5 साल क्या भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर ध्यान देगी जो लोगों की वास्तविक जीवन से जुड़े हैं। क्या महंगाई आज खत्म हो गई? क्या बेरोजगारी आज खत्म हो गई? क्या महिलाएं उत्तर प्रदेश की सुरक्षित हैं?
और जिस लॉ एंड ऑर्डर की मैं सवेरे से देख रही हूँ बहुत सारे चैनलों पर, इंक्लूडिंग आपके चैनल पर लोग बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि जनता के एक सेक्शन को लगाओ कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में ठोक दो और बुलडोजर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है। लॉ एंड ऑर्डर उससे चलता है कि एक समुदाय डर में ना रहे और एक समुदाय हावी ना हो जाए। मैं अपनी शुभकामनाएं योगी जी को देना चाहती हूं। मेरे गृह क्षेत्र के बगल के मठ के मठाधीश है, लेकिन मैं उसके साथ यह भी कहना चाहती हूं कि इस बार सबके मुख्यमंत्री बनने में उनकी भी वाहवाही होगी और प्रदेश की जनता ने जिनको जनमत दिया है उनका भी भला होगा। जिस कानून व्यवस्था पर अगर आपको याद हो, संजय कुमार सेफोलॉजिस्ट हैं, और सुप्रिया जी आप पीएससी में पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में मेरे साथ थी। अब से मुझे लगता है कुछ महीनों पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर पर आप लोग बवाल काट रहे हैं, लेकिन जमीन पर महिलाओं के, हमारे जो वर्कर्स जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि जमीन पर महिलाएं कानून व्यवस्था से खुश हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह की गुंडागर्दी का उन्हें सामना करना पड़ता था, ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता था, सड़कों पर निकलना रात में डर लगता था, उससे उन्हें बेहतरी दिख रही है। ये नहीं है कि पूरी व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो गई है, लेकिन बेहतरी दिख रही है। ये दावा संजय कुमार ने किया था, तो कोई रंग नहीं रहा। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि अगर औरतों को ऐसा लग रहा है तो उसके उल्टा बोलकर आज जनादेश के दिन कुछ हासिल नहीं होगा। सुप्रिया जी नहीं, मैं उल्टा बोल भी नहीं रही हूं। मैंने सबसे पहले आते ही कहा हम जनादेश का स्वागत करते हैं, जिसको जनता ने जिताया वही सिकंदर, और आज योगी जी और भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाइयां देती हूं। लेकिन उसके साथ, और मैं पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रोग्राम मुझे याद भी है, उसके बाद की भी चर्चा आपके और संजय कुमार जी के साथ याद है। मैं इसीलिए कहूंगी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, बवाल मचा रहे थे हम लोग। जी नहीं, आपको क्या लग रहा था? आज लखीमपुर में जीती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर आशीष मिश्रा ने जो किया वो किया, क्या विपक्ष को चुप रहना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बजे रात को जब एक लड़की को जला दिया हाथरस में, तो क्या विपक्ष को चुप रहना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। बिल्कुल नहीं। और हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी पर सच दिखाने वाला चैनल आज तक ही था, जिसने रात में दिखाया कि बेटी के साथ क्या हुआ है, और उस बात पर हम आज भी कायम हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अनुप्रिया पटेल इस वक्त अपना पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुप्रिया जी, आपकी गठबंधन को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बहुत बधाई आपको। श्रेय किसको देंगी और वजह क्या बताएंगी आज? अनुप्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वोटर को और जनता को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ एनडीए अलायंस को अपना आशीर्वाद देने के लिए, और अपना दल भाजपा निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना चाहती हूँ उनके अथक परिश्रम के लिए। और श्रेय तो हमारे जो काम रहे, जो जनता के बीच में हमने एक पूरा कॉकटेल या पैकेज प्रस्तुत किया, जिसमें एक सुशासन भी था, जिसमें गरीबों के हक में तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं भी थी, महिलाओं पर भी फोकस्ड और केंद्रित योजनाएं थी। इसके साथ साथ जो हमने आधारभूत संरचनाओं का व्यापक स्तर पे निर्माण किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे से लेकर बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, तो एक डेवलपमेंट का, एक विकास का जो पूरा हमने मॉडल प्रस्तुत किया, उससे हम अपने वोटर के मन के अंदर प्रवेश कर पाए। और मुझे लगता है यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता ने इस नए जो हमारा एक डेवलपमेंट का मॉडल है उसको पसंद किया, रिकॉर्ड बन रहा है, हमें दोबारा आशीर्वाद दिया कि हम उत्तर प्रदेश के लिए और काम करें। अनुप्रिया जी, रिकॉर्ड बन रहा है, सत्ता में वापसी कर रहे हैं सेम मुख्यमंत्री, सेम व्यक्ति वापसी कर रहा है। क्या है आपके हिसाब से एक्स फैक्टर, क्या है ब्रांड योगी आदित्यनाथ का? बिल्कुल देखिए, यूपी में लीडरशिप योगी जी की रही। भारत सरकार की जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं थी, या जिस बड़े पैमाने पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, जो स्टेट की लीडरशिप है उसके नेतृत्व के बगैर तो ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकती। तो मुझे लगता है कि आज का हमारा मतदाता जितना आकांक्षी है और अपने जीवन में जिस तरीके से चाहता है कि उसे तमाम लाभ मिले, तमाम बदलाव आए, तो ये सब कुछ जब योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तभी संभव हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये करने में सफलता रही है, और इसलिए अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन को दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांसद जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले चलते चलते एक सवाल अनुप्रिया जी आपसे। और तमाम पार्टियां थी, चाहे वो ओपी राजभर हो, हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य भी तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी में। क्या वजह थी आप टिकी रही आपको? क्योंकि अगर हम विचारधारा की बात करें तो थोड़ा सा अलग अलग तो मामला लगता है। पहली बार आपकी ही पार्टी की तरफ से एक मुस्लिम उम्मीदवार को सीट टिकट दिया गया है,
इस बीच ये तस्वीरें हम आपको बीजेपी दफ्तर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है आपसे कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। ये आप केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तमाम लोगों को देख रहे हैं। पूरी तैयारी यहां भी हो चुकी है। बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर नई दिल्ली, और यहां पर जीत के जश्न की तैयारी है। ऐसी बड़ी कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री अक्सर बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हैं, इसी के साथ उनका ज्यादातर एक संबोधन होता ही है, तो इसका इंतजार इस वक्त हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं और अब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब धीरे धीरे सभी जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में अब ऐसा बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जो मीडिया प्रभारी भी आप देख रहे हैं, अनिल बलूनी से लेकर संजय मयूख, सब वहां पर डटे हुए हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन, आज बहुत बड़ा आयोजन वहां पर हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री वहां पर सभी पहुंचे हुए हैं और ये बड़ा दिन सैयद जफर इस्लाम, जिन्हें आप अक्सर देखते हैं टीवी पर बहस करते हुए, डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के लिए बहुत बड़े जश्न का दिन है, क्योंकि अगर 2024 के भी नजरिए से देखिए तो मिड टर्म इसे माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी, उसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सत्ता की वापसी लोकप्रियता का एक पैरामीटर, एक संकेत जरूर माना जाएगा। और इस वक्त बीजेपी दफ्तर राजधानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े और भव्य जश्न की तैयारी है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, ये भी एक कला है सर, वैसे हुनर है जीत का, मतलब क्या टाइमिंग सेट करी आपने। वहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में मनाया, उनकी टाइमिंग खत्म होते ही अब पूरा सेंटर ऑफ फोकस बीजेपी दफ्तर नई दिल्ली पहुंच गया है। लेकिन जीत बड़ी है और आप भी चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं, सक्रिय रहते हैं वहां पर, बधाई के आप लोग पात्र हैं। एक बड़ी कामयाबी, लेकिन इसी के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, हम किसी भी कामयाबी को, हम किसी भी सफलता को दायित्व के साथ ही लेते हैं। जो आपने कहा टाइमिंग, मैं इसको कहूंगा ये तारतम्य है और तदात्म्य है, कार्यकर्ताओं के साथ नेतृत्व का और नेतृत्व का जनता के साथ। इसीलिए हम जनता की जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए यह सफलता प्राप्त करते हैं। और यह युगांतर स्थापित हुआ है 2014 से, जब से मोदी जी ने आकर भारत की राजनीति में, जिसे कहते हैं ना कि एक एपॉक मेकिंग, एक युग परिवर्तन की शुरुआत की। और आप देख रही हैं कि उत्तरोत्तर जनता उसको समर्थन देती चली जा रही है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रदेश हो। आज सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19, 22, यानी आज हमने बाउंड्री लगाने, क्रिकेट की भाषा में कहें तो चौका लगाने का काम किया है। और जो अभी बात हो रही थी कि 1937 से आज तक, जब ब्रिटिश टाइम से बनी है, तब भी कोई सरकार का मुखिया 5 साल रहने के बाद अपने को रिपीट नहीं कर पाया। योगी जी ने वह भी करके दिखाया है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि विकास की दृष्टि से, अब एक बिंदु में यहां पर कहना चाहूंगा, 2019 का चुनाव था अंजना जी, फर्स्ट टाइम वोटर कौन था? वो था जिसने 21वीं सदी में अपनी आंख खोली थी या 21वीं सदी में होश संभाला था, जिसे मिलेनियम जनरेशन कहते थे। इस 22 में कौन था यूपी में वोटर? वही था। तो अब वो जात, बिरादरी, मजहब में आप बांटकर, जात का लॉलीपॉप दिखाकर अपने परिवार की जागीर और परिवार का सरमाया मजबूत करने की जो राजनीति थी, उसका पटाक्षेप हो रहा है। और भारत का वह वर्ग जिसको उनकी नाकामी तो सर आप रोज बैठकर गिनाते थे, अब तो वोटिंग हो गई है, नतीजे आ गए हैं। उनकी नाकामी और कमियां तो आप हमेशा गिनाते हैं। आज जीत का मंत्र बताइए कि आप लोग महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पे ढक्कन कैसे लगा दिए? ये सब पे ढक्कन कैसे लगाते हैं? इससे बड़ी कला तो कोई हो ही नहीं सकती है पॉलिटिक्स में। देखिए, हम आपको बात बताते हैं, वो लोग जातियों वर्गों में बांटते रहे। हमने क्या किया? हमने दीनदयाल जी के उस अंत्योदय से प्रेरणा ली थी मोदी जी ने और योगी जी ने। अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय, फिर चाहे उसे मकान देना हो, उसे राशन देना हो, उसे शौचालय उपलब्ध कराना हो, उसे गैस उपलब्ध कराना हो, आयुष्मान भारत में उसके लिए दवाई की व्यवस्था करनी हो या उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी हो, इन सारी बातों को ईमानदारी के साथ और सारे कार्य पारदर्शिता के साथ
कोई नहीं कह सकता कि किसी को कोई लाभ है किसी क्षेत्र का होने का, किसी वर्ग का होने का, किसी समुदाय का होने का, किसी मजहब का होने का, कोई लाभ नहीं। तो ये जो जानते क्या हो रहा है, ये 21st सेंचुरी में अंत्योदय के द्वारा एक नए भारत का उदय हो रहा है। इसके द्वारा हमने सारी चीजों को, और जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे, अंजना जी बताइए बेरोजगारी की दर, वो लोग कहेंगे जिनके जमाने में बेरोजगारी की प्रचंड दर रही है, महंगाई की दर जिनके जमाने में 15, फिर आप पुराना लेके जाएंगे, अब तो 28% तक रही है। 4 बार 4 चुनाव हो गए सर, यूपी और नहीं, हम उसी पे आ रहे हैं मिला के, इसलिए अभी तक उन्हीं को कोसते रहिए। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं, नेतृत्व की। तो आप कह रहे हैं कि राशन योजना से फ्री राशन योजना से आपने महंगाई और बेरोजगारी पर ढक्कन लगा दिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं महंगाई बेरोजगारी जो कह रहे थे, वास्तविकता में वो इस प्रकार की बात ही नहीं थी। अच्छा ये बताइए, 4.5% की महंगाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.5%, और 13, 14, 15, 12, 14 रहने वाला वो इन्फ्लेशन नहीं था। ये जो समझाने का प्रयास था वो नहीं चला, क्योंकि नेतृत्व की एक विश्वसनीयता भी होती है। जिनके जमाने में भयंकर महंगाई रही वो कहे महंगाई नियंत्रण कर देंगे, जिनके जमाने में पेंशन स्कीम बदली, जिनके पिताजी के जमाने में बदली, वो कहे बदल दें। तो विश्वसनीयता नहीं थी उस नेतृत्व की, इसलिए जनता ने विश्वास। ये सवाल है, विश्वसनीयता का सवाल है। जल्दी से प्रदीप जी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रिया जी, आप बधाई देना चाहेंगे इनको? बल्कि वोट परसेंटेज सीट्स में तो थोड़ा 10-15 का ऊपर नीचे है भी, 3 राज्यों में एकदम सटीक, 4 में 5 राज्यों में एकदम सटीक वोट परसेंटेज तो आपने एग्जैक्ट बता दिया था। 5 राज्यों में। सुप्रिया जी आज आपको बधाई देना चाह रही है, क्यों सुप्रिया जी? नहीं, मैंने तो पहले भी, मैं एक शो पर थी शायद प्रदीप जी के साथ, और मैंने पहले भी कहा था कि जो जीता वही सिकंदर, और आपका एग्जिट पोल सही रहा। मैंने देखा आप थोड़े से नर्वस भी थे और आप भावुक भी हो गए, तो उसके लिए बिल्कुल आपको साधुवाद है। और मैं आपको, आप हार्वर्ड एक केस स्टडी बन के जा रहे हैं, उसके लिए आपको अग्रिम बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं तो सुधांशु जी को भी कहूंगी कि आपको भी बधाई हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़ाई हमें सिखाती है, और हम जरूर सीख कर और मुखर होकर उस पर बात करेंगे। और मैं एक पर्सनल चीज आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, हमने बहुत कम सीटें जीती यूपी में, 2 ही सीटें अभी तक हमारी जीतती दिख रही हैं। उसमें से एक मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज के फरेंदा की है, जहां मेरा घर है। और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ इस बात का कि जिस सीट से मेरा भावनात्मक रिश्ता भी है, पॉलिटिकल रिश्ता भी है, वो कांग्रेस ने जीती है। तो ये कहीं पर मेहनत का, कहीं पर विश्वसनीयता का शायद ये भी एक परिणाम है। अच्छा है कि आपके तेवर वाले लोग और पार्टी में आए, तो शायद सुप्रिया जी और बेहतरी होगी। देखिए संजय झा जी अभी से सजेस्ट कर रहे हैं पार्टी नेतृत्व को बदलने का टाइम आ गया है। सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं। सुधांशु जी बोलिए, आज तो आप लोग क्या ही बोलिएगा सर, गदगद वाला दिन है आप लोगों के लिए। सुधांशु जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा, सुप्रिया जी ने अभी 2 बार ये बात कही कि जो जीता वही सिकंदर। अब हमें भी इस विचार को बदलने की जरूरत है। हकीकत में जो जीता वही पोरस था, सिकंदर तो हारा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन विचार और जिन भावनाओं को भी बदलने की जरूरत है। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास के साथ भी हो रहा है, वो आर्थिक विकास के साथ भी हो रहा है। रोड बचे सर जिनका नाम बदलना रह गया था। जाना चाहिए, आप जीते हैं, थोड़ा बड़ा मन आप अपना करिए। और ये मत भूलिए कि जिन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा था, भावनात्मक मुद्दों को शायद ज्यादा तरजीह मिली है, लेकिन मुद्दे अभी भी बहुत भयंकर हैं उत्तर प्रदेश में, और उनका सामना करिए, उनका समाधान निकालिए। आपको बधाई के साथ साथ थोड़ा मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगी, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी मुझे लगता है सबके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल बीजेपी दफ्तर की। शरद जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं सुधांशु जी से, पूछिए। पहले तो सुधांशु जी को बधाई दे दें इतनी प्रचंड बहुमत मिलने के लिए, और इनका तो बहुत रोल भी रहता है, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लेन करते रहते हैं उसका कोई जवाब नहीं, और उसका कोई जवाब नहीं, जिस तरीके से ये बोलते हैं तथ्यों के आधार पे। बट सिंपली एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो महंगाई के मुद्दे को बिल्कुल ऐसा डिसमिस किया कि वो झूठा नैरेटिव था, इसलिए ये बात सही है कि विश्वसनीयता का सवाल है। लेकिन क्या ये झूठ है कि खाने की चीजों के, दाल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, हर खाने की चीज इतनी महंगी है, क्या ये सब झूठ है? सब कुछ महंगा है। सुधांशु जी, महंगाई तो वैसी ही है कह रहे हैं सब। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात, शरद प्रधान जी की बात को मैं बिल्कुल जवाब देते हैं। हमारा शासन आने के बाद से, हमारे 7 वर्ष के शासनकाल में महंगाई उसके मुकाबले सबसे ज्यादा है। अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर में थी,
कोविड के कारण बहुत बुरा दौर था, विश्वव्यापी सबसे बुरा दौर था। विश्व के ज्ञात इतिहास में कोई कभी बता दे G7 कंट्रीज की सारी निगेटिव ग्रोथ रेट रही हो किसी भी ईयर में, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में 150 साल में बता दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, मगर इसके बावजूद महंगाई की दर 5-5.5% से नीचे नहीं जाने पाई। तो इसलिए जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे थे, जनता को उन पे विश्वास नहीं हुआ कि जिनके दौर में प्रचंड महंगाई देखी हो, वो ये कहें कि इस बुरे दौर में भी महंगाई यदि इतनी नियंत्रित है तो वो महंगाई है। और हमने ध्यान रखा, व्यक्ति को महंगाई है तो मुफ्त अनाज, आय कम हुई उसके बारे में भी कुछ कहिएगा सुधांशु जी। आय कम हुई है लोगों की। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर एक बार दिखा देते हैं, इसका जवाब आप सुधांशु जी देते रहिएगा। ये देखिए सुप्रिया जी, दिल्ली में, राजधानी में बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी पहुंच चुके हैं और अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। क्योंकि पीएम का वहां पहुंचना होता है, एक एक व्यक्ति की बहुत स्क्रीनिंग की जाती है और तभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। कार्यकर्ताओं को भी अपनी अपनी जगह पर बिठा दिया गया है। इस भव्य अंदाज में हमेशा बीजेपी जश्न मनाती है। राज्यों की जीत हो तो ये भी कहा जा रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर इंतजाम कर दिया गया। वो उन्होंने लखनऊ में टाइम से पहले अपना मना लिया। जब वहां खत्म हुआ तो अब फोकस यहाँ बीजेपी दफ्तर राजधानी में आ गया है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश 4 आउट ऑफ 5 और वहीं आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के साथ बड़ी जीत पंजाब में हासिल की है। ये कांग्रेस के लिए संकेत बहुत खराब है सुप्रिया जी। महंगाई मुद्दा, किसान आंदोलन मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, लेकिन कुछ तो वजह है कि कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। पंजाब फिसल गया हाथ से, गोवा में मौका था, उत्तराखंड में मौका था, छोड़िए यूपी, उत्तराखंड में मौका था, गोवा में आपको मौका था, मणिपुर में भी आप कुछ कर सकते थे, लेकिन कहां पर सिमट कर रह गए हैं सुप्रिया जी। ये पार्टी के लिए मंथन का वक्त है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत ही निराशाजनक रहा ये, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम जनता के बीच कुछ मुद्दे लेकर गए थे। हम शायद जनता के गुस्से को, उनके इश्यूज को आवाज नहीं दे पाए जिस तरह की देनी चाहिए थी, जिसको कहते हैं कि डिस्कोर्स को हम सेट नहीं कर पाए जो शायद हमें सेट करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, आने वाले टाइम में हम नई नीति से, आने वाली टाइम में हम नई ऊर्जा से जरूर मुखरित होकर जनता के सामने आएंगे। बहुत सारे, अगर आपको याद हो 2004 में जो हार बीजेपी को मिली, उसके बाद 2 से 3, अगर मैं सही हूं तो अध्यक्ष बीजेपी के बदले गए थे, जवाबदेही तय हो रही थी। जो आज रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने भी संभाला था, नितिन गडकरी ने भी पार्टी का काम संभाला था। क्या यहाँ पर, क्या बीजेपी कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही आप देखती हैं लगातार ऐसी मिलने हार, 4 राज्यों में ऐसी हार पर? मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें, मैं शायद बहुत जूनियर हूं और प्रवक्ता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों के सवालों का सामना करती हूं और क्योंकि मैं फील्ड पर रहती हूं और मेरा इलेक्टोरल राजनीति से भी लेना देना है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के हर नेता को, हर सिपाही को, सीएलपी को, पीसीसी अध्यक्षों को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप साथ में एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़िएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रतिद्वंदी को, आप अपने विपक्ष को मजबूती देते हैं, उनको मौका देते हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि जो एकजुट होकर लड़ता है वही जीतता है। मेरा अपना मानना यह है कि इस पर बिल्कुल विचार विमर्श होगा। रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीडब्ल्यूसी की भी बात करी है, लेकिन इस पर एक मैसेज जो मैं अपनी ओर से और हम जैसे कार्यकर्ता अपनी ओर से देना चाहेंगे, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो बाकी अन्य कार्यकर्ता हो, कि ये एकजुट होकर रहने का समय, अलग अलग भाषणबाजी करने का, अलग अलग बातें करने का, एक दूसरे की रस्साकशी करने का शायद ये वक्त नहीं है। प्रियंका गांधी ने यूपी में बड़ी मेहनत की थी इस बार, गाना चालू करो, उनके कामकाज पर रिफ्लेक्ट करता है, उनकी लोकप्रियता पर यूपी का ये रिजल्ट? आपने ये अच्छा सवाल पूछा और मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रही थी। देखिए, 2 चीजें हैं अंजना जी। ऐसा था कि जब हमने ये चुनाव लड़ने का मन जब बना और जब ये हुआ कि हम महिलाओं को 40% टिकट देंगे, तो एक कैंप था जिसने कहा कि इससे आपका वोट शेयर भी गिर सकता है, इसमें से बहुत सारी महिलाएं नहीं जीतेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक साहसी कदम था जिसका वक्त आ चुका था, उन्होंने उठाया और मैं उनके साहस को सलाम करती हूं। यह भी सच है कि कांग्रेस का जो संगठन था वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट था उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने न्याय पंचायत लेवल तक इस संगठन को बनाया, तो इसमें मैं उनका साधुवाद करती हूं। आज का रिजल्ट एक और बात बताता है, और ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात है कि बसपा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और सपा को लोग अल्टरनेटिव नहीं मान रहे हैं।
तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटिकल विश्लेषक क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि एक जमाने में यह हैट पहनती थी मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भाजपा का सामना अगर मुस्तैदी से कोई कर सकता और विकल्प बनेगा तो वो कांग्रेस ही बनेगी, क्योंकि अपने परचम पर भी सपा और बसपा नहीं बन पा रहे। ठीक है, इस पर जल्दी जल्दी एक कमेंट ले रहे हैं। क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बेहतर विकल्प बनेगी आने वाले दिनों में? यूपी में वो कह रही हैं। नहीं, सवाल है कि कितने आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लगता है सर्वाइवल के लिए कम से कम 10 से 20 साल चाहिए किसी भी पार्टी को। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में उसका वो हुआ, गठन हुआ, और उसके बाद 1996 में 16 साल बाद जाके वो फोर फ्रंट पर आ पाए और खुद की सरकार जो है 2014 में बना पाए। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा दायरा चाहिए, देश बहुत बड़ा है। ठीक है, शरद जी 2 लाइन छोटा सा। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है आसानी से। 2024 में तो सवाल ही नहीं है, मुझे लगता है कि ये ठीक है। कांग्रेस 24 में तो लोकसभा चुनाव होना है। हाँ, नहीं तो जब तक अगला चुनाव आता है, बशर्ते कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जिस तरह अभी भी किया तो बहुत लेट आई। अगर वो कैंप करती हैं उत्तर प्रदेश में और रेगुलर काम करती हैं तो कांग्रेस का कुछ रिवाइवल हो सकता है, वरना नहीं। और जो मुझे दिखता है, जो कोई भी कारण हो, शुरू में प्रियंका गांधी को इजाजत नहीं थी, शायद उनकी मदर से, नहीं तो वो 1-2 दफे आती थी और चली जाती थी। बाद में आके उन्होंने सस्टेन्ड एफर्ट, मतलब लगता है कि माँ जो है वो शायद उनको पुत्र से ज्यादा प्रेम है, क्योंकि और कोई कारण नहीं था। वो बार बार अनाउंस कर होता था कि प्रियंका गांधी अब आके यूपी में कैंप करेंगी, लेकिन वो नहीं आती थी। उसके बाद आई तो बहुत मेहनत करी, कोई शक नहीं। ठीक है, 10 सेकंड, काम बहुत 10 सेकंड। वो सीधा कह रहे हैं सोनिया गांधी जी पुत्र प्रेम में प्रियंका गांधी को वक्त पर आगे नहीं कर सकी। प्रियंका में कहीं ज्यादा दिखता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात का जवाब भी देना ठीक समझती हूँ। ये किस तरह की बात है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेहनत प्रियंका जी ने करी है और जिस तरह से मुस्तैदी से वो लड़ी है, वो सतत लड़ेंगी। उन्होंने हमेशा से कहा है कि कुछ भी हो नतीजा, मैं यूपी में जब तक कांग्रेस को खड़ा नहीं कर दूंगी और यहाँ की राजनीति नहीं बदलूंगी, मैं यहाँ लड़ती रहूंगी और हम सब उनके साथ लड़ने को तैयार हैं। देखिए, हर निराशा एक आशा की जननी होती है और आज ये आशा है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। आज चुपचाप मुंह मोड़ के हम लोग नहीं बैठ सकते। सुधांशु जी जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि अब वो घड़ी करीब आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में राजधानी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से वहां पर सभी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पीएम का भी वहां पर पहुंचना होगा। बड़ा संबोधन होगा, भव्य कार्यक्रम वहां पर बीजेपी ने आयोजित किया है। जल्दी से सुधांशु जी, अब 24 के लिए कैसे ऑगर करता है, क्योंकि 4 बार की एंटी इनकम्बेंसी पहुंच जाएगी तब तक। 14, 17, 19, 22, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए 24 में क्या होगा? हमारा नेतृत्व दूसरे ढंग से काम करता है। हमारे नेता चुनाव समाप्त होने के बाद ना आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, ना उनके बारे में ये बात आती है कि कोई विदेश जाने वाला था, पीएम तो कल गुजरात पहुंच रहे हैं सर। मोदी जी कल गुजरात 365 दिन आप लोग इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। अब गुजरात का कैंपेनिंग कल से शुरू। नहीं, मैं अरे भाई अंजना जी, 365 दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली मोदी जी ने 7.5 वर्षों में, और योगी जी ने नहीं ली 5 वर्षों में, क्योंकि हम उस भाव से प्रेरित रहते हैं कि हम फूलों के हार को महत्व नहीं देते हैं, अंगारों के हार को महत्व देते हैं। इसलिए हम इतिहास को बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि हमारा नेतृत्व किस ढंग से काम करता है कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। इतिहास बदलने के लिए अंगारों का हार चाहिए, क्षण प्रतिक्षण समर्पित निष्ठापूर्वक कार्य करने का मनोभाव चाहिए और जनता के भाव के साथ तादात्म्य चाहिए। इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए हम इस दिशा में सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है पुष्कर सिंह धामी खट्टीमा से पीछे चल रहे थे और अब उनकी हार की खबर आ रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मतलब परेशानी है आप लोगों के लिए। 3 मुख्यमंत्री आपने बदले सर। अब भी जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया उत्तराखंड में, अगर वो हार या हार की कगार पर है तो ये क्या बताता है? मतलब हर जगह मोदी को प्रोजेक्ट कीजिएगा, मोदी 1, मोदी 2, मोदी 10 तक, उसके बाद। अब देखिए धामी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ उसमें धामी जी का एक बहुत अच्छा योगदान है। आप कुछ संयोग है उत्तराखंड के साथ कि विगत 3 चुनावों से यहां जो भी मुख्यमंत्री,
अरे अंजना जी सुनिए, तो कुछ संयोग है, जब उत्तराखंड बना था नित्यानंद स्वामी जी चुनाव हार गए थे, उसके बाद से खंडूरी जी मुख्यमंत्री रहते हुए हारे, हरीश रावत जी इतने बड़े नेता थे, 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से मुख्यमंत्री रहते हार गए। कुछ अब जो भी परिस्थिति है, खटीमा की कुछ परिस्थितियां थी, जो स्थानीय परिस्थितियां थी जो बहुत अनुकूल नहीं थी, उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। परंतु इस समय उत्तराखंड में जिस प्रकार की जीत हुई है, जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। यह अपने आप में बहुत अभूतपूर्व सफलता है कि गंगोत्री से लेके और संगम तक जिस प्रकार का पुनः हमने अपनी सत्ता की प्राप्ति की है, यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के परिश्रम और मोदी जी की लोकप्रियता और धामी जी और योगी जी के कर्मठता, दोनों का, सभी का योगदान है। कर्मठता, ये क्या लैकिंग है? शरद जी, मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ, क्योंकि ये आरोप लगा अखिलेश यादव पर कि उन्होंने बाद में तो बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे रोड शोज किए, लगातार वो पूरे वक्त सड़क पर ही दिखे, लेकिन कोविड के टाइम पर जो मौका था सबसे ज्यादा, जिस पर जब बीजेपी पर आरोप भी लग रहा था कि कोविड हैंडलिंग को लेकर यूपी में, उन दिनों वो सड़कों पर नहीं दिखे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और ये उस टाइम ऐसा ही लगता था कि अखिलेश यादव भी मायावती की तरह सब कुछ गिव अप कर चुके हैं। बिल्कुल, उस टाइम वो ऐसे मौके पे नहीं निकले। उन्नाव का कांड हुआ, उसमें नहीं थे, हाथरस में नहीं थे, इन सब जगह प्रियंका गांधी गई थी। बिल्कुल सही। और प्रियंका गांधी ने कोविड में भी जिस तरह से काम किया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी लीडर ने, इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर्स ने, उतना काम नहीं किया। योगी जी भी बाद में उतरे मैदान में। हाँ। प्रियंका ने जिस तरह, लेकिन अब देखिए रिजल्ट तो वैसे ही मिला है कि ऐसा लग रहा है कि सारा काम उन्होंने किया। नहीं, समझने की बात यह है को मुझे लगता है प्रदीप जी की, आप अगर इस बात को मानते हैं क्या कि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है और लोग जब हाथरस और उन्नाव को भूल जाते हैं और कहते हैं वुमेन सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, महंगाई, बेरोजगारी, उन्नाव, हाथरस, किसान आंदोलन, सारे मुद्दे थे। यदि ये मुद्दे नहीं होते तो आपको क्या लग रहा है? सुन तो लीजिए, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। ये मुद्दे नहीं होते तो 22 से 36% पे और 47 सीटों से 130 सीटों पे पहुंचती। एक बात सुन लीजिए, मुद्दे क्या काम करते हैं? मुद्दे वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा जनमानस को प्रभावित करे, वो मुद्दे काम करते हैं। हाथरस हो, किसान आंदोलन हो, एक छोटी डेमोग्राफी, छोटी ज्योग्राफी को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब डिलीवरी होती है, प्रशासन होता है, तो वो तो सारी जगह व्याप्त है ना। यानी सुशासन सारी जगह है, कुशासन थोड़ी जगह हुआ, जो आपने कहा हाथरस और लखीमपुर और वो। ठीक है, जल्दी से सुप्रिया जी, जल्दी से एक छोटा सा बस इसी में छोड़ सकूंगा अगर ये बात है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार का क्लेम करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो उससे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि एनसीआरबी की फिगर्स के हिसाब से महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़े हैं, रेप्स बढ़े हैं, या रेप्स उतने ही है, क्राइम जरूर बढ़े हैं। जल्दी से सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई जीत जाता है तो लगता है उसने सब कुछ ही ठीक किया होगा, लेकिन ये भी एक सच है कि जिस लखीमपुर में नरसंहार हुआ, वहां पर भाजपा प्रचंड बहुमत पा रही है। तो कुछ तो जनता की भी जो बात है उस पर देखना पड़ेगा कि क्या जनता को ये मुद्दे नहीं लगते हैं? क्या तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण इतना ज्यादा हावी हो गया है? क्या भावनात्मक मुद्दे इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि क्या ये मुद्दा नहीं रहता है? ये सवाल अपने आप में आज मैं भी पूछ रही हूँ। क्या ये मुद्दे सीज टू एग्जिस्ट हो गए? क्या आशीष मिश्रा के काम पर जनता ने मोहर लगा दी है? ये भी एक मुद्दा है।